सारा नुस्खा फेल हो गया महंगाई के कंट्रोल का, सारा नुस्खा फेल हो गया पॉकेट के कंट्रोल का। रोज दाम बढ़ाती सरकार डीजल और पेट्रोल का। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज 7वें चरण के मतदान के लिए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 2:15 बजे से निश्चित था, हालांकि वो अभी पहुंचे नहीं हैं, आने में कुछ देर हो सकती है, लेकिन उनके आगमन को लेकर शहर में काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है। मैं इस समय 80 चौराहे पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रोड पुलिस ने करीब करीब खाली करा दी है। उस साइड भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और प्रधानमंत्री जी का काफिला इसी रास्ते से होकर गुजरना है। मलदैया चौराहे से सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वो शहर से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम, उसके बाद BHU सिंह द्वार पहुंचेंगे, वहां मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के कैंट विधानसभा के 80 क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ विधानसभा के लोग हैं जो मतदाता भी हैं, वो आगामी 7 मार्च को मतदान भी करेंगे। यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं कि इस बार क्या रणनीति है, क्या यहाँ पे राजनीति की स्थिति, ऊँट किस करवट बैठने वाला है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र शर्मा। यहाँ पे पूर्व सांसद भी लड़ रहे हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा वाराणसी के सांसद रहे हैं, 2 बार MLC रहे हैं, और एक BJP के प्रत्याशी हैं ही, वो 3 दशक से उनके ज़्यादा लंबे समय से उनके परिवार में यहाँ की सीट है। क्या मानते हैं, इस बार बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। इस बार पश्चिम से जो हवा चली है उसका असर बनारस में भी काफ़ी हद तक आया है। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सौरभ श्रीवास्तव, इनके पिता भी यहाँ पर जो है भाजपा के नाम पे जो है चुनाव जीते, इनकी माताजी भी फिर ये हैं। लगातार इनके जो है इनके परिवार के सदस्य ही जिसका कि विरोध करती है भाजपा खुद परिवारवाद का, और यहाँ पर परिवारवाद ही ढोना पड़ रहा है क्षेत्र की जनता को। और बदलाव की बात कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 8 विधानसभा तो बहुत विकास हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, गलियाँ चमका दी, लाइट, बिजली। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत तरीके से जो है कासिम को काफ़ी बड़ा फंड दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने काम भी कराया है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विधायक के रूप में जो हैं, उनके खिलाफ जनाक्रोश है लोगों में। वो तो इतनी मोटी बुकलेट बांट रहे हैं, उसमें कई अरबों का कार्य दिखा दिए हैं कि अरबों का कार्य दिखा रहे हैं, लेकिन कार्य जो है जो भी हुआ है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से जो भी हो पाया है, लेकिन उनके क्षेत्र का जो विकास जो विधायक के द्वारा किया जाना चाहिए था, विधायक के खिलाफ यहाँ जनाक्रोश है ज़बरदस्त। यहाँ तक कि इनका हुआ, चाहे दक्षिणी विधानसभा थे, 3-4 विधायकों का टिकट भी कटना तय था, लेकिन चूंकि भाजपा में भगदड़ मची और भगदड़ का परिणाम था कि इनका टिकट बच गया, ये लोग नहीं हटाए जा सके, जिसका परिणाम भाजपा को आज प्रधानमंत्री जी को जो है सड़क सड़क गली गली घूमना पड़ रहा है इनको जिताने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जनता में इनके खिलाफ जो है जनाक्रोश बना हुआ है। डॉक्टर राजेश मिश्र को कहाँ देखते हैं? बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी। राजेश मिश्रा सीधे लड़ाई चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं से लड़ाई है जिसकी भी लड़ाई है। और उधर जो है हम समझते हैं दक्षिणी में किशन दीक्षित जो है नीलकंठ को चुनौती दे रहे हैं। और हम कैंट विधानसभा की बात कर रहे हैं, आइए कुछ और हैं। आपने तो कांग्रेस का पट्टा पहन रखा है, ये क्या इस बार बदलाव डॉक्टर राजेश मिश्र को पसंद कर रहे हैं आप? राजेश मिश्र को ही हम लोग पसंद कर रहे हैं। क्या वजह है? सौरभ श्रीवास्तव भी तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत कार्य किया। कार क्या कभी क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देते हैं। आज तक कोई क्षेत्र में गली खड़ंजा सब हम लोग का, कोई जल का समस्या है, पानी भी नहीं आता है नल में। मोदी जी इसी रास्ते से जाएंगे अभी, क्या उनका असर कुछ मानते हैं पड़ेगा? नहीं, मोदी जी का कोई असर नहीं है। क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जरूर, हमारे वहाँ काम भी किए हैं अपने, बाकी विधायक के उनके आने से विधायक को हम ऐसा नहीं कि विधायक को हम वोट करेंगे, उनके विधायक को वोट नहीं करेंगे, हम लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। आइए कुछ और यहाँ पे युवा हैं, प्रबुद्धजन है 80 क्षेत्र के, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी, क्या मान रहे हैं इस बार लड़ाई कैंट विधानसभा में? लोग बोल रहे हैं कांटे की। एकदम होगी, कांटे की लड़ाई होगी एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता उब चुकी है। BJP का 3 दशक का किला कैंट विधानसभा में, क्या मानते हैं इस बार ढह जाएगा कांग्रेस? एकदम टूटेगा। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि महंगाई भी है, क्षेत्रीय विधायक का काम न करना, नाराजगी भी है लोगों में। मोदी जी तो बोल रहे हैं बनारस में बहुत काम किया। मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत है वो व्यक्तिगत को विधायक की निधि से ऐड नहीं किया जा सकता, वो विधायक की निधि से नहीं हमारे तक है। क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को BJP की? सीवर की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, बहुत सी दिक्कतें हैं। राजेश मिश्रा कैसे कैंडिडेट हो, सांसद भी रहे? बहुत बढ़िया है वो कैंडिडेट, काम करने वाले हैं, जुझारू नेता है, विश्वविद्यालय से लगाए आज तक राजनीति में ही समय देते हैं सबसे अधिक।
मोदी जी इधर से जाएंगे अभी शाम को, क्या असर पड़ेगा? तो भाई तमाम राजनीतिक दलों का अपना अपना रोड शो है, रैली है, वो तो ठीक है, वो तो चुनाव के दरमियान सभी को करना चाहिए अपना अपना, वो तो। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम संतोष कुमार खरवार है। क्या मानना है इस बार कैंट विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी? स्थिति रहेगी, किसकी लड़ाई देख रहे हैं आप? लड़ाई किसी का नहीं है, भाजपा यहाँ से सुपड़ा साफ है, सीधी सीधी बात है, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया अब। क्यों भाजपा का सुपड़ा साफ है? मोदी जी तो आज आ रहे हैं, कह भी रहे हैं हमने चमका दिया। किस लिए आ रहे हैं? महंगाई को कम कर देंगे क्या, या बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे? किस लिए आ रहे हैं जरा आप हमको बताइए। वोट लेने के लिए आ रहे हैं ना, किस लिए आ रहे हैं? इससे महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। हैं, राजेश मिश्रा ने बहुत काम किया है बनारस में, घाट को उन्होंने बनवाया है। एक मट्टी का फावड़ा चला जाने के मोदी जी को कुछ विकास नहीं होने वाला है। जाके देखिए गंगा का हाल देखिए, कितना गंदा पानी है, अरबों खरबों रुपया खर्चा हो जाता है उस पर, जो है कोई उसमें देखने वाला है आज तक? इस पर कोई भ्रष्टाचार पर अंकुश उठावे, कोई उसका हिसाब कोई लेने वाला है? सबका हिसाब मिलेगा, सरकार चेंज होने दीजिए, सबका हिसाब मिलेगा। आइए कैंट विधानसभा में इस बार लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिख रहा है। अभी जितने लोगों से हमने बातचीत की, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है। हरिशंकर जी, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपके मोहल्ले से होके गुजरेंगे और भाजपा के प्रत्याशी भी मैदान में इधर से 3 दशक से ज़्यादा उनके परिवार में सीट है। एक तरफ सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्र। क्या मानते हैं इस बार की कैंट विधानसभा की लड़ाई? जो चीज़ें हैं वो सारे लोगों को पता है, सब देख रहे हैं, जनता न्यूट्रल है, उसको क्या करना है नहीं करना है। बट व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ों पे कई जगहों पर जो विधायक की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाई हैं, तो इसीलिए यहाँ की जनता साइलेंट बनी हुई है। अब वो किसका क्या चुनाव करेगी वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। आप लोग कैंट विधानसभा में क्या लगता है इस बार जो इतने लंबे समय से उनके परिवार में सीट है, क्या इस बार बदलाव होगा? क्या मानते हैं? लग रहा है कि चेंज होनी चाहिए। अब ये 10 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें बदल रही हैं या क्या हो रही हैं। लोगों में थोड़ा है चेंजेस। प्रधानमंत्री जी से संतुष्ट हैं? हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तो उन्होंने काम किया है, बट आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हम 80 क्षेत्र में मौजूद हैं, कैंट विधानसभा का इलाका है और इसी रास्ते से आज प्रधानमंत्री जी अपने फ्लीट के साथ गुजरेंगे। वो लोगों से एक रोड शो करके उसके माध्यम से अभिवादन करेंगे लोगों का, और एक तरह से बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वो अपील करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध जन हैं 80 क्षेत्र के। भाई साहब, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जाएंगे आज शाम को और डॉक्टर राजेश मिश्र भी लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के हैं जो 3 दशक से ज़्यादा उनकी लंबे समय से उनके परिवार में सीट है। इस बार हम लोग देख रहे हैं आक्रोश है बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ। यहाँ पे आक्रोश नहीं है, पछतावा है। पछतावा ये है कि प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ क्या, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या खाए और ना खाए और कैसे मतलब मेंटेन करें। महंगाई से त्रस्त है जनता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। 10 से 5 हज़ार रुपये का कोई रोज़गार नहीं है। अब 10 से 5 हज़ार अगर किसी को मिल भी जाता है तो मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि 250 रुपया तेल, 1000 से ऊपर गैस, लगभग 130 रुपया दाल। इस महंगाई में जीने के लिए लोगों को और अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बचाने के लिए बड़ा कठिनाई करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने बड़ा गर्व के साथ कहा कि ये हमारी काशी बदल रही है, कॉरिडोर बना दिया हमने, गलियां चमका दी, अंडरग्राउंड बिजली लगा दी, सब कुछ बढ़िया कर दिया। वो बड़ा गर्व करते हैं। आप कह रहे हैं कि जनता पछतावा है। पछतावा इसलिए है कि ये बताइए, दिन भर पूजा करें हम लोग, दिन भर हम लोग अध्यात्म करें, इसका मतलब ये नहीं ना है कि घर पर जाके हम लोग बिना खाए ही सो जाए। कपड़ा है, कपड़ा भी फटता है, बहुत भूख लगती है, तमाम चीज़ें हैं। इस चीज़ को तो मेंटेन करना पड़ेगा। भगवान को पूजा करने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए मुझे एक स्वस्थ भोजन चाहिए, और स्वस्थ भोजन के अलावा मुझे एक अच्छा काम चाहिए। ये सब चीज़ नहीं मिलेगा तो कितना कैसे चलेगा। और समझ जाइए कि 1000 रुपया लगभग आए थे प्रवासी फैक्ट्री के नाम पर। एक फैक्ट्री नहीं लगा, बनारस में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। यही अखिलेश जी थे, उस समय बोला जाता था कि अखिलेश जी ज़मीन ही नहीं दे पाते हैं। हम लोग तो यहाँ पर 20 साल से हैं। अखिलेश जी के बाद सर जी आए, योगी जी आए, योगी जी ने ज़मीन नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया, तभी तो फैक्ट्री नहीं बना। रोज़गार प्रमुख मुद्दा है
और उसके बाद क्या है, ये महंगाई प्रमुख मुद्दा है। हमारी तो यही है सोच। दो मुद्दा इतनी मुद्दे हैं और इस पर हम लोग लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह रहेगा और 10 तारीख के बाद मैं कह रहा हूं कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है हर चीज़ों में कि उसका आप लोग तुरंत अपने चैनल से दिखाइएगा। हम लोग क्या कल एक कार्यक्रम में मैं गया था तो एक मठ में, तो आपके जो इससे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं, इतनी मोटी बुकलेट बंटवाया जिसमें अरबों रुपए का काम दिखाया कि हमने कैंट विधानसभा में करा दिया। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? देखिए, किताबों में, कापियों में इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि दिखाई देनी चाहिए। आप बताइए ना कि बनारस में कहाँ फैक्ट्री लगी है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है। महंगाई में हम कह रहे हैं कि 250 रुपया किलो तेल खरीद रहे हैं तो सभी लोग खरीद रहे हैं। 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का जो पैसे आते थे 1 रुपया नहीं आ रहा है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो तो सभी लोगों के लिए है ना, सभी लोग उसमें परेशान हैं। इस पर अगर ये नहीं बोलते, एक बार भी इन्होंने नहीं बोला महंगाई पर और रोज़गार पर, लड़के देखे इतना बड़ा आंदोलन हो गया। अब रोज़गार मिलेगा नहीं, महंगाई चपेगी तो आदमी जिएगा कैसे? नहीं, उनका कहना है बीजेपी के लोगों का कि हम पैसा दे रहे हैं, आप अपना रोजगार करिए, आत्मनिर्भर बनिए। यार कहाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पर लड़के तो पढ़ के चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। आप रोजगार दीजिए, वैकेंसी निकालिए। इनके योगी जी के शासन में 5 सालों में एक वैकेंसी नहीं निकला, पता लगा लीजिए। तो बोले 4 लाख दिया ना। 4 लाख नौकरी कहाँ दी है? कहाँ दी है? 4 लाख कहाँ है? आप बताइए। उनके जो अपना दिखा रहे हैं डाटा, उसमें 4 लाख नौकरी देने को बोल रहे हैं। तो कुछ तो वैकेंसियाँ फंसी हुई है ऐसे ही, जैसे कि आप रेलवे का देख लीजिए उठा करके, और टीचर का देख लीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी नियुक्तियाँ निकली अब तक में, जितनी भी नियुक्तियाँ निकली, क्या उन्होंने नियुक्ति किया? सारा पेपर लीक हो गया। उनके में क्या अंतर है, पहले हमको ये तो बताइए। सारा नियुक्तियाँ लीक हो गई, उनको नियुक्ति नहीं करना है। यहाँ पे कुछ और प्रबुद्धजन है। आज चाचा जी, प्रधानमंत्री जी इसी रोड से गुजरेंगे और वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपील भी करेंगे कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए। क्या मानते हैं, इस बार बहुत आक्रोश दिख रहा है? नहीं, हम लोग केवल महंगाई से परेशान है और कुछ न। महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो तो बोल रहे हैं कि काशी बदल दी हमने। कुछ नहीं बदली है, काशी कहाँ बदली है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ महंगाई कम करा में पहले। फ्लाईओवर बनाया, इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया, गंगा घाट को चमकाया। बनाने से क्या हुआ? गरीब आदमी मर रहा है, खाने के लिए रोड बनाने से उनको मिल जाएगा राशन। बोल रहे हैं कि राशन दे रहे हैं हर महीने। अरे रुपये क्या फायदा है? 400 गैस था तो चला गया। 200 रुपया तेल है, 1200 रुपया सिलेंडर होने जा रहा है। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ले लीजिएगा। हाँ बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। यहाँ गंगा स्नान करने आज हम लोग आए, देखे आप लोगों को तो आ गए। तो मैं छत्तीसगढ़ का कुछ मॉडल भी बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों के जो वहाँ के जनता है इतना खुशहाल है कि गाय का गोबर हम लोग खरीद रहे हैं। वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो में गाय का गोबर खरीदा जा रहा है। असली गौ सेवक तो हम लोग हैं वहाँ। यहाँ पर राम का मंदिर का इशू चलता है, लेकिन हमारे यहाँ भगवान राम का जो ननिहाल है चंद्रखुरी में, आप जाके देखिए कितना विशाल मंदिर हम लोग बनवाए हैं। हमारे यहाँ का मॉडल, हम लोग 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी कर रहे हैं और 1 एकड़ में 15 क्विंटल एक दाना धान खरीदी कर रहे हैं। 2500 रुपये कुंटल, जो अभी आने वाले समय में 2800 रुपये कुंटल हो जाएगा। वहाँ आप जाके देखिए। और लगा आपको काशी बदलाव लगा? जब पहले आते थे अब आए तो बदलाव तो बहुत है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं हर चीज़ों में महंगाई। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं महंगाई जितना कम कर सकते हैं कर रहे हैं, अब उससे ज़्यादा बस में नहीं है, तो क्या मानते हैं? ये बताइए। नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम महंगाई को बस में नहीं कर सकते, तो ये तो बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है। उनके कहने का मतलब बाहर से सामान खरीदना पड़ता है। उस भारत में ऐसा कौन सा सामान है जो बाहर से खरीदना पड़ता है? आप बता दीजिए मुझे, ऐसा कोई सामान बता दीजिए जो भारत में हमारे यहाँ नहीं बनता है। जब आज़ादी मिली थी तो सुई भी नहीं बनती थी, और आज हमारे यहाँ हवाई जहाज़ और रॉकेट भी बन रहा है। तो हमारा देश बहुत खुशहाल है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, महंगाई पे कंट्रोल करने की। महंगाई पे कंट्रोल करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। 2014 के बाद सारे जितने एयरपोर्ट बने हैं, जितने रेलवे लाइन बने हैं, जितने बड़े बड़े मेडिकल लैब्स जो जितने बने हैं, वो सब 2014 के। कहने का मतलब है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अब अच्छे दिन आ गए, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। बोले थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोग को हर साल नौकरी देंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरा देश में। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, लॉकडाउन जब लगाया उनने, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने,
तो लोग गठरी मोटरी लेके सिर में चले हजार। मजबूरी थी ना सरकार की, लॉकडाउन लगाना मजबूरी। तो उस दौरान जब किया गया तो एक टाइम दिया जाता है भाई कि हम 25 तारीख से लॉकडाउन लगाने वाले हैं, ट्रेन बसें खड़ा कर देना चाहिए, सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएं। हमारे जब प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बसें खड़ी की पूरे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हर जगह यार्ड में बसें खड़ी की, उसको रोड में रोक दिया गया कि नहीं जाएगी बसें। नहीं, एक चीज़ बहुत अच्छा बोले हैं आप अवधेश, एक चीज़ बहुत अच्छा बोले कि अच्छे दिन आ गए। तो मैं बिल्कुल आपकी बातों को मानता हूँ कि बहुत अच्छे दिन आ गए। सारा नुस्खा फेल हो गया महंगाई के कंट्रोल का, सारा नुस्खा फेल हो गया पॉकेट के कंट्रोल का। रोज़ दाम बढ़ाती सरकार डीजल और पेट्रोल का। चलिए, ये लोग छत्तीसगढ़ से थे और बनारस आए हुए हैं, तो इनका भी मानना है कि महंगाई काफ़ी चरम पर है। अभी उत्साह है प्रधानमंत्री जी के रोड शो को लेकर लोगों में, और तमाम विरोध में भी लोग बोल रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।